हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। कैसा लगा फर्स्ट लेक्चर आपको सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्चुअल बैच का? मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मुश्किल थोड़ी है ना, बहुत आसान है। जो अननेसेसरी हाइप क्रिएट किया हुआ है एफआर के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बैच को मैं फिर से बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बैच है यार। कई बार क्योंकि मुझे पता है अभी मई 22 में नवंबर 22 के एग्जामिनेशन है एंड आप सफर कर रहे हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। कारण पता है क्या है? प्रैक्टिकली कॉन्सेप्चुअली कभी समझा ही नहीं आपने। समझा क्या? आप तो समझना चाह रहे हो बट कोई सिखा नहीं रहा। सीखना है ना, तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे बैच लेके आया हूं सिर्फ आपके लिए। पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर आईसीआई स्टडी मटेरियल से सोल्व करवाऊंगा। सारे क्वेश्चन तो सोल्व नहीं कर सकते, बट जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे आईसीआई स्टडी मटेरियल से सोल्व करेंगे, अपडेटेड फॉर मई 22। क्योंकि एंड में आप आईसीआई का मटेरियल ही उठा के जाते हो और पेपर भी मटेरियल से आता है। बट मान लो बाय चांस आईसीआई का दिमाग फिर गया और कुछ मुश्किल क्वेश्चन डाल दिए और वो स्टडी मटेरियल में नहीं है, तो कैसे सोल्व करोगे? हमारा एक कॉन्सेप्चुअल बैच है, एक एक चीज सिखाई जाएगी, कोई डाउट नहीं है, कोई आपको कॉन्सेप्ट मिसिंग नहीं करवाया जाएगा। तभी तो नाम रखा है लव एफआर विद कार्तिक। तो हमारी वेबसाइट है kjeducation.in, वहां पर जाइए, एनरोल कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है लव एफआर विद कार्तिक, ऊपर जाएंगे टाइप करना लव एफआर विद कार्तिक, उसको ज्वाइन करना, क्योंकि सारी अपडेट, सारे नोटिफिकेशन, सारा कुछ आपको वहीं से मिलने वाला है। समझ गए ना? पक्का? चलो हाई फाई दो। चलो सेकंड लेक्चर पे आते हैं सर। सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा? लेक्चर वन में क्या पढ़ा? लेक्चर वन में सर आईसीआई का इंडियस 1 कंप्लीट करा लिया अपन ने, और ये पढ़ा एफआर क्यों आया, कारण क्या है, कारण नहीं है। फर्स्ट लेक्चर हो गया। आज क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले, ठीक है, इंडियस 1 हमने पढ़ लिया। इंडियस 1 हमने पढ़ तो लिया ना। इंडियस 1 कंप्लीटेड। क्या नाम था? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। इंडियस 1 में क्या बताता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था सर? इसका ऑब्जेक्टिव था टू इंश्योर कंपैरेबिलिटी। इसको कंपैरेबिलिटी इंश्योर करनी है, एक तो खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ और एक दूसरी कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। इसको कंपैरेबिलिटी शो करनी है। किस चीज की? प्रेजेंटेशंस के बारे में। ये हमें क्या बताता है? ये हमें सिर्फ प्रेजेंटेशन के बारे में सिखाता है, ना तो ये बताता कि कैसे आपको कोई चीज डिस्क्लोजर्स करना है, ना आपको ये मेजरमेंट सिखाता, ना आपको ये रीमेजरमेंट सिखाता, ना आपको ये रेकग्निशन सिखाता। ये सिर्फ आपको क्या सिखाता है? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कुछ नहीं। मतलब अकाउंटिंग नहीं करना भैया, इसके अंदर सिर्फ प्रेजेंटेशन देखना है। जब आप सीए बन जाओगे ना, जब आप सीए बन जाओगे और आप जॉब करने के लिए जाओगे, तो आपसे वो सवाल इसके ही पूछने वाला है, प्रेजेंटेशंस के। जब आप किसी कंपनी के इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बन जाओगे, तो आपसे सवाल किसके पूछता है? प्रेजेंटेशन के ही। आपको जब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना होगा, तो इंडियस 1 ही वो बेस है, वो हथियार है जो आपको बता सकता है। और याद करो, कल बताया था, सोचने की ताकत स्टार्ट करो। बैलेंस शीट्स में क्या क्या है मैंने बताया था ना। डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की जो शेड्यूलिंग है, बताया था ना, वो हमने मैच करनी है, सीरियल वाइज भी मैच करनी है। उससे हमको एक आइडिया लगा लेना है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या है। मतलब सोच रहे हो क्या कि एक बैलेंस शीट का फेस देखते हुए आप कंपनी का आइडिया लगा लोगे कि कंपनी के पास क्या चीज है और कंपनी के पास क्या चीज नहीं है? बैलेंस शीट का फर्स्ट पेज देखते ही आप आइडिया लगा लोगे। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में समझाया था आपको, प्रॉपर समझाया था, और यह बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अलग होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग होती है। एक होती है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को जोड़ दें, तब क्या बन जाता है? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर हमने पढ़ा था कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका मतलब क्या था? सेट को, कंप्लीट सेट को क्या बोलते हैं? ए बैलेंस शीट
प्रॉफिट एंड लॉस, सोसी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फोर्थ कैश फ्लो, फिफ्थ नोट्स इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एंड अदर सिग्निफिकेंट पॉलिसी, सिक्स क्या था कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेवन क्या था ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब तीसरी बैलेंस शीट था ना, वो आज पढ़ने वाले हैं, मैंने बताया था सब कुछ होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर क्या बताया था, व्हाट इज करंट असेट, व्हाट इज नॉन करंट असेट, व्हाट इज करंट लायबिलिटी एंड व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी, ध्यान है ना वो पॉइंट्स। लोन वाला पॉइंट भी याद होगा, कौन सा, ब्रीच वाला। नॉर्मली तो अगर ब्रीच कर दी तो क्या बोलते हैं, ऑलवेज रिपेबल ऑन डिमांड, मतलब कि उसके पास अनकंडीशनल राइट नहीं है रोकने का, दैट्स व्हाई वो क्या बन जाता है, करंट लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन सर दो केस ऐसे थे जिसके अंदर वो नॉन करंट बन जाता है। पहला क्या, अगर वेंडर सामने वाला पार्टी आपको ग्रेस पीरियड दे दे 12 मंथ का, लेकिन वो 12 मंथ कब से देखने हैं, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद से, डेट ऑफ डिफॉल्ट के बाद नहीं। दिक्कत आ जाएगी सर आपको, आईसीआई जानबूझ के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे और लिख देगा कि 12 मंथ दे दिए, लेकिन नहीं सर, रिपोर्टिंग डेट के बाद 12 मंथ, और उस टाइम के अंदर वो पैसा नहीं मांगेगा। दूसरी क्या कंडीशन थी जिससे वो नॉन करंट हो सकता है, दूसरी ये थी कि आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सामने वाला बंदा ये बोले कि मैं तुम्हें इस डिफॉल्ट करने के पैसे नहीं मांगूंगा उस टाइम के अंदर, तब भी क्या हो जाएगा, नॉन करंट हो जाएगा। और एक चीज और बताई थी आपको इंडियस वन के अंदर, याद करना कि अगर आपने पेमेंट करी है, कैपिटल एडवांस दिया है किसी को, तो इट इज ऑलवेज नॉन करंट, इट इज ऑलवेज नॉन करंट असेट ऑफ द कंपनी, चाहे वो आपको असेट एक मंथ के बाद मिल जाए, लेकिन वो पैसा यूज कहां हो रहा है, वो पैसा नॉन करंट में यूज हो रहा है, इट इज ऑलवेज नॉन करंट। अब आज जिस टॉपिक की बात करने वाला हूं, आज टॉपिक है इंडियस 8, और मैंने स्टडी मटेरियल में से क्वेश्चन भी आपको कराया था, सोल्व करने को बोल दिया था, होपफुली आपने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। राउंडिंग ऑफ करना मैंडेटरी है, ध्यान रखना, राउंडिंग ऑफ करना इज वेरी वेरी मैंडेटरी, आपको ध्यान रखना है कि कंपनी ने राउंडिंग ऑफ किया है या नहीं किया, और कंपनी को एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद इंडियस भी देनी पड़ेगी, ये भी आपको समझाया था इंडियस 1 के अंदर। और अगर कंपनी कोई एडिशनली कंपोनेंट दिखाना चाहे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दिखा सकती है, 3 P&L, 4 P&L, 5 P&L, 6 P&L, 20 बैलेंस शीट दिखाओ भैया, 50 कैश फ्लो दिखा दो, फर्क नहीं पड़ता, सिंगल सिंगल भी दिखा सकती है, लेकिन ध्यान रखना वो इंडियस के कंप्लाइंट होना चाहिए भैया। अगर वो इंडियस कंप्लाइंट नहीं है तो गलत है, नहीं दिखा सकते आप ऐसे। और ये सर क्या सर ये जरूरी है, अगर कंपनी अपनी इच्छा से 3-4 बैलेंस शीट दिखाए तो क्या उसको P&L भी दिखाना पड़ेगा, कैश फ्लो भी दिखाना पड़ेगा, वो भी दिखाने पड़ेंगे? नहीं भैया, कंपनी कोई एक कंपोनेंट भी दिखा सकती है, लेकिन ध्यान रखना उसके नोट्स उसको साथ दिखाने पड़ेंगे, एंड वो इंडियस कंप्लाइंट होना चाहिए, बस यही मुद्दा था। और एक चीज और बताई थी, डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमेशा नॉन करंट होते हैं, हमेशा नॉन करंट होते हैं, कभी भी करंट नहीं होते। और एक बात और दिखाई थी, इंडियस 1 क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को नहीं दिखाना, प्रोहिबिट करता है पैरा 87 प्रोहिबिट करता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं दिखाना। और इंडियस 1 क्या बोलता है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ तो उसकी सिंगल स्टेटमेंट होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस ओसीआई होना चाहिए एक साथ। और इंडियस 1 क्या बोलता है सर, इंडियस 1 ये भी बात बोलता है, अगर कोई आपको आइटम मटेरियल लगती है तो उसको आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो एक्सपेंसेस को आपको कैसे दिखाना है, एक्सपेंसेस को आपको दिखाना है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर टाइप, फंक्शन टाइप नहीं दिखाना। ये हमने सारा इंडियस 1 में पढ़ा। और एक पॉइंट और था ऑफसेटिंग वाला, क्या बोलता है ऑफसेटिंग के लिए, नॉर्मली आप असेट एंड लायबिलिटीज और इनकम एंड एक्सपेंस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई इंडियस बोलता है इज रिक्वायर्ड और परमिटेड बाय इंडियस, तब कर सकते हो। या आपको लगता है कि सब्सटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकल है, तब कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई शक? और ये बताया था अगर ऑडिटर ये बोल दे आपको कि भैया आपने कंप्लायंस नहीं किया इंडियस का, और मैनेजमेंट
उस क्या मैनेजमेंट उसके व्यूज को एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं करेगी। वो मैनेजमेंट अपना व्यू देखेगी ना कि मैंने क्या किया है, उसको लगता है कि मैंने कंप्लायंस किया है प्रॉपर स्टैंडर्ड्स का, तो वो ऑडिटर की बात नहीं सुनेगी। ऑडिटर के पास सिर्फ राइट है मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑडिट रिपोर्ट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो के अंदर वो दखलबाजी नहीं दे सकता। हमारा इंडियस को पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू किसका? फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैश फ्लो। ध्यान रखना कि हमको पूरे इंडियस के अंदर 3 बातें ध्यान रखनी है कि भैया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो मेरे ट्रू एंड फेयर व्यू मेंटेन रहे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो का तो आपको पता ही है भैया। चलिए हम इंडियस पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, हमने आपको सब बता दिया। अब एक बात बताओ ना भैया, जो वैल्यूज आ रही हैं, जो फिगर्स आ रही हैं बैलेंस शीट के अंदर, आपके P&L के अंदर जो इनकम आ रही है, जो कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, जो एडजस्टमेंट हो रही हैं, वो किस बेसिस पे है? हम क्यों कर रहे हैं सर ये एडजस्टमेंट? क्यों कर रहे हैं एडजस्टमेंट? उसी के लिए बनी है अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसी चीज के लिए बनी है अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अगला इंडियस है, इंडियस 8। क्या नाम है? अकाउंटिंग पॉलिसीज। बहुत अच्छा है भाई, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, लॉजिकल भी है, बहुत लॉजिकल स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन तो आ ही सकता है एग्जाम में, लॉजिकल बहुत है, सच बता रहा हूं। अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, एंड एरर्स। ये इंडियस 8 का नाम है भैया, दिस इज द नेम ऑफ इंडियस 8। अब इंडियस 8 का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब हम इसके, जब हमने सर इंडियस 1 के ऑब्जेक्टिव की बात कर ली, तो इंडियस 8 के ऑब्जेक्टिव की बात हम क्यों नहीं करेंगे? हमने जब इंडियस 1 के ऑब्जेक्टिव की बात करी, तो इंडियस 8 के ऑब्जेक्टिव की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव समझ आ जाता है ना, हमें सब कुछ समझ आ जाता है। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है इंडियस 8 का, कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कैसे करनी है, बेसिस क्या है अकाउंटिंग पॉलिसीज का, सेलेक्ट कैसे करोगे। एक चीज ध्यान रखना, अगर बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है, सबसे पहले आपको इंडियस 8 में आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इंडियस 8 में आना पड़ेगा उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेक करने के लिए कि भैया मैं इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे, इस पर्टिकुलर इवेंट पे कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाऊं, वो इंडियस 8 बताएगा आपको। और हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इंडियस 8 सबसे एंड में सीखते हैं जाके। सबसे एंड में हमें क्या पढ़ाते हैं, इंडियस 8, इंडियस 10, तो वैल्यू नहीं समझता भैया इंडियस 8 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड यार। हाउ कैन वी रीड इंडियस 16, इंडियस 2, इंडियस 38, इंडियस 36, इंडियस 105, इंडियस 32 until and unless we don't know how to use, how to tackle, how to select the accounting policies of the company। सर हाइपर क्यों हो रहे? अरे हाइपर नहीं हो रहा यार, इमोशनल हो रहा हूँ, मजा आ रहा है, मजा आता है पढ़ाने में, नॉलेज आपको ज्ञान बांटने में बड़ा मजा आता है। कॉन्सेप्चुअली सोचें, कोई आपसे पूछ के देखे भैया कहां पे जाएगा, सबसे पहले बोलो इंडियस 8 में जाओ, कहेगा हाइला। पर आप बोलोगे इंडियस 8 ही तो है जो मैं गाइड करता है कि उस इंडियस से उस इंडियस में जाओ, वो इंडियस 8 बताता है। ये राज की बात है, हमारे बीच रहनी चाहिए। राज की बात बताएं, राज की बात बताएं, ये इंडियस हम पढ़ रहे हैं, किसको ना तुम बताना, हमारा राज है ये। ठीक है चलो, तो इंडिया से हमें क्या बताएगा भी, हाउ टू चूज एंड सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। फिर क्या बताएगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर किसी अकाउंटिंग एस्टिमेट में कोई चेंजेस आ गए, सर अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है, अरे भाई जब पढ़ेंगे इंडिया तो समझा दिया जाएगा ना। फिर एरर्स, ये 3 चीजों की बात करता है। ठीक है, चलिए ये नोट्स आ गए इंडियस 8 के हमारे पास। ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द क्राइटेरिया। बताया था ना, स्टैंडर्ड का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि प्रिस्क्राइब कर रहा है क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एंड चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। पहले चूज करना,
और मान लो अभी कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर ली वही हमेशा रहेगी। भैया अगर चेंजेस करना चाहो तो चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन मुद्दा इस बात का, इस इंडिया का ध्यान रखना, मुद्दा इस बात का है सर, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर ली, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी, तब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये मुद्दा है। इंडिया 8 हमें इसके बारे में भी बताएगा, इंडिया सेट हमें इसके बारे में भी बताएगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज कैसे करना है, और ये भी एक्सप्लेन गाइड करेगा कि अगर किसी कंपनी ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर लिया तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके डिस्क्लोजर्स क्या होंगे, किसके, डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर इंडियस 1 में पढ़ के आया था ना डिस्क्लोजर्स, वहां क्या बोला था, इंडियस 1 मिनिमम रिक्वायरमेंट बताता है कि 39 टोटल इंडियस हैं, इंडियस 1 की तो बात माननी है, अगर और किसी स्टैंडर्ड्स ने कुछ बोल दिया तो उसकी बात भी आपको माननी पड़ेगी। तो हमें ये भी बताता है कि डिस्क्लोजर्स ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैं ना जब भी टीच करता हूं, मैं आई आल्सो टीच टू क्वालिफाइड सीएस, जो सीए बन चुके हैं रिस्पेक्टिव आईसीआई मेंबर्स, उनको भी मैं टीचिंग करता हूं, तो उनके लिए भी ना मैं ऑब्जेक्टिव के टाइम ज्यादा लगाता हूं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव समझ आ गया आपको, अगर मूल भावना समझ आ गई कि भाव क्या है, करना क्यों चाह रहे हो, सब कुछ हो जाएगा ना। मतलब कि वो तो ये बात होगी सर विजन क्या है आपका, अगर वो समझ आ गया सब कुछ हो जाएगा। फिर क्या बताएगा, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड करेक्शंस ऑफ एरर्स, कोई गलती आपने कर दी उसको ठीक करना है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो भी हमें इंडियस 8 बताएगा। द स्टैंडर्ड इज टू इंटेंड, अरे भैया स्टैंडर्ड क्यों बनते हैं सर, कोई भी स्टैंडर्ड क्यों ना बनता, चाहे एएस है चाहे एनडीएस है, क्योंकि एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमें रेलिवेंस इंक्रीज करना है, रिलायबिलिटी इंक्रीज करनी है, ट्रस्ट बनाना है, कॉन्फिडेंस बनाना है, वो ये बात करता है। ठीक है चलो सर, डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज एक्सेप्ट दोस फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी इंडियस 1, जो इंडियस 1 में बातें लिखी हैं वो तो करनी ही करनी फॉलो है, जो इसने लिख दी वो भी फॉलो करेंगे। चलिए सर स्कोप की बात वही है, सेम टू सेम हमने वो पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, एक इंडियस है इंडियस 12, वेरी, एक चीज ध्यान रखना, एक ना इंडियस है जिसका नाम है इंडियस 12 इनकम टैक्सेस, इसमें ध्यान रखना, अगर कोई भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो इंडिया से इंडियस 12 इनकम टैक्सेस, इनकम टैक्सेस क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्या कि अगर मान लो ना आपकी कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आ गया, अब ये रिवीजन बैच है इतना तो आपको आइडिया होगा ही, नहीं है तो कोई बात नहीं ना, मैं हूं ना। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में ना चेंज आता है तो क्या करनी पड़ती है, हमें उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अगर किसी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज आ गया, कुछ हो गया, हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर किसी चीज में चेंज आता है और हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कोई ना कोई क्या है, फिगर्स तो निकल के आएगी, मतलब वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगी। उस चीज में एक बात ध्यान रखना है क्या कि भैया जो हमारा इंडियस 12 है इनकम टैक्सेस, उसका इंपैक्ट देना मैंडेटरी है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है टैक्स रेट तो। प्रैक्टिकली लाइफ में अगर आप काम करने वाले हो उस टाइम भी ध्यान रखना है कि इंडियस 12 का अगर कोई इंपैक्ट पड़ा तो हमें वो देना पड़ेगा, बस ये चीज ध्यान रखना। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट क्या करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन दे देगा और आप वैल्यू निकाल दोगे और आप ये बोल दोगे कि ठीक है कि यार दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, हम इतने अमाउंट का वहां पर ट्रांसफर लेके जा रहे हैं, लेकिन आप ना गलती से ना इंडियस 12 का इंपैक्ट देना भूल जाओगे इनकम टैक्सेस का, तो इंडियस 12 का इंपैक्ट देना भी पड़ेगा, चाहे वो डेफर्ड टैक्स क्यों ना हो, चाहे आपका वो नॉर्मल जो टैक्स है, कौन सा कौन सा टैक्स, CURRENT करंट टैक्स, दोनों का इंपैक्ट देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ठीक है चलो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना,
काम आएगा। फ्यूचर इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं भैया। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है कि वो हमारे स्पेसिफिक रूल्स हो गए, स्पेसिफिक रेगुलेशंस हो गई, जिसकी वजह से हमको बैलेंस शीट, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना है, हम प्रिपेयर करेंगे एंड उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी ये होती है, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे रूल्स होते हैं, हमारे कन्वेंशंस होते हैं और हमारी इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। मतलब सर हमारी तो ऐसे ऐसे करते आ रहे हैं, जैसे पहले हुई थी वैसे अब भी होगी, तो ये क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी ही तो है। तो ये चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ेंगी। और किसी भी बैलेंस शीट में आप देख लेना, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी देनी पड़ेगी कि अगर आपने इन्वेंट्री किया है तो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। अगर आपके पास कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, आपने किस क्या चीज पे उसने आपकी वैल्यू लगाई है, पॉलिसी क्या है आपकी, तो ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। एंड यही हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है, यही हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है। स्पेसिफिक बेसिस, स्पेसिफिक रूल्स जो एक कंपनी बनाती है, जो एक कंपनी अप्लाई करती है इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं बता रहा, क्योंकि जब अकाउंटिंग एस्टिमेट की बारी आएगी तब बता दिया जाएगा। मेटेरियलिटी डेफिनेशन पढ़ी थी ना इंडियस वन के अंदर, क्या बताया था, वही डेफिनेशन है जो इंडियस वन में पढ़ के आए थे। क्या था, ओमिशंस थे, कुछ स्टेटमेंट्स थी, एंड क्या था, एक ओब्सकर्ड, एक वर्ड था ओब्सकर्ड, वो भी तो था। तो ये मटेरियल वाली बात है। प्रायड पीरियड एरर, ये भी आपको अभी नहीं, जब हम प्रायड पीरियड एरर के टॉपिक पे आएंगे उसकी बात करेंगे। अभी तो बात चल रही है अकाउंटिंग पॉलिसीज की। पढ़ना आपको ये मैं समझा देता हूँ, बहुत अच्छा है। अभी तक इस चीज पे ना आईसीआई ने क्वेश्चन नहीं पूछा इस चीज पे। वो क्या पता इस बार पूछ लिया, या मई 22 में पूछ ले, नवंबर 22 में पूछ ले, मई 23 में पूछ ले, या नवंबर 23 में पूछ ले, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन क्या पता पूछ ले भैया, पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले रूल, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे बनती है। सबसे पहले क्या रूल, कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज कैसे करेगी, हाउ टू चूज अकाउंटिंग पॉलिसी। आनंद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आनंद आ जाएगा, बहुत काम की चीजें हैं, आनंद आना भी चाहिए आपको। कंपनी कैसे अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करती है, देखो पहला स्टेप होता है कंपनी, पहला स्टेप जो इंडिया गाइड 8 करता है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, अगर कोई भी इवेंट होता है, सबसे पहले बंदा इंडिया 8 में आता है। इंडिया 8 से पूछता है, भगवान जी इंडिया से आपके भगवान है, आप इसके वत्स हो, ट्रांजेक्शन एक वत्स है और आप भगवान हो। वत्स भगवान से पूछते हैं, भगवान जी मैं क्या करूं, मैं क्या कहां जाऊं। तो इंडिया 8 गाइड करता है कि सबसे पहला स्टेप, अगर कोई भी इंडिया, अगर जो भी आपने कुछ भी किया, आपने वेदर एनी ट्रांजेक्शन और एनी इवेंट और एनी एक्टिविटी जिस पे अगर कोई इंडिया स्पेसिफिकली अप्लाई हो गया, स्पेसिफिकली अप्लाई, ध्यान रखना बहुत काम की चीज है, आप किसी को सिखा भी सकते हो। अगर कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर स्पेसिफिकली अप्लाई हो गया, तो इंडिया से बोलता है कि तुम उस पे वही वाला इंडिया जो उस पर अप्लाई हो रहा है उसको ही तुम उस पे लगा दो। बस सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेल करी, सेल की, वो भी क्या है कि आपकी नेचर ऑफ एक्टिविटी है। आप सबसे पहले जाओगे इंडिया 8 के पास, सेल क्या बोलता है इंडिया 8, तो इंडिया 8 बोलता है अगर कोई इंडिया स्पेसिफिकली उस पर अप्लाई हो रहा है तो उस पर लगा दो। आपको पता है कि रिवेन्यू का इंडिया है कौन सा, 115, दैट्स वाई हम उस पर्टिकुलर रिवेन्यू पर इंडिया 115 लगाते हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया 8 ने हमें बोल रखा है। समझ गए, चाबी तो इंडिया 8 है। इंडियस 2 16 50, इंडियस 2 16 32 109 107 113 116 115 103 102 101। क्यों लगता है, क्योंकि इंडिया 8 की रजामंदी दी हुई है। इस बात को ध्यान से समझ लेना, बड़ी काम की चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। टेक्निकलिटी इंडिया 8 के थ्रू गेट खुल के जा रहा है आपका। अब गेट तोड़ के नहीं जा सकते, गेट तो इंडिया 8 है।
ठीक है। और इंडिया से एक और बात बोलता है कि जो भी उस इंडिया ने स्पेसिफिकली बोल दिया, या उसका कोई गाइडेंस नोट है, या उसका कोई नीचे अनेक्शर है, कुछ भी है, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये आपके लिए मैंडेटरी है। सेकंड, सर मान लो, सर मान लो कोई इंडिया से उस पर अप्लाई ही नहीं हो रहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर कोई इंडिया से अप्लाई नहीं हो रहा, तब क्या करेंगे हम, ये तो बात बता दो। अगर सर मान लो कोई इंडिया से उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर अप्लाई ही नहीं हो रहा, हमने ऐसी ट्रांजैक्शन कर दी, आतंक ला दिया, गजब ट्रांजैक्शन मारी है, कोई इंडिया से अप्लाई ही नहीं हो रहा, अब महान है सर, तब क्या करोगे? तब इंडिया से 8 पता क्या बोलता है? इंडिया से 8 ये बोलता है कि तब मैनेजमेंट को अपना जजमेंट यूज करना है। तब क्या बोलता है? तब इंडिया से ये बोलता है क्या, इंडिया बोलता है सेकंड पॉइंट कि मैनेजमेंट शैल यूज इट्स ओन जजमेंट। मैनेजमेंट क्या लगाएगी? अपना जजमेंट यूज करेगी। क्या सर मैनेजमेंट अपना जजमेंट ऐसे यूज कर सकती है? नहीं सर, मैनेजमेंट को अपना जो जजमेंट है वो यूज करना है कैसे? जो कि फ्री फ्रॉम बायस हो, जिसमें ट्रस्ट हो, जिसमें कॉन्फिडेंशियबिलिटी हो, जो रेलिवेंस हो, जो रिलायबल हो। ये सारी बातें मैनेजमेंट को सोचनी है जब मैनेजमेंट अपना जजमेंट यूज करने वाली है उस पर्टिकुलर इवेंट की या उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करते वक्त। लेकिन सर मैनेजमेंट जब अपना जजमेंट यूज करने वाली होगी तब मैनेजमेंट क्या सोचेगी? क्योंकि मैनेजमेंट ने कौन सा इंडिया अपने घर से बनाए हैं, मैनेजमेंट ने कौन सा अपने घर से बनाया है? जो मैनेजमेंट के पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो मैनेजमेंट के पास गाइडेंस है, उसके बेसिस पे ही तो मैनेजमेंट है जो अपना जो डिसीजन है वो कंक्लूड करेगी ना। तब मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट को इंडिया 8 रही है, ये कहा गया है कि जब मैनेजमेंट अपना जजमेंट यूज करे तो ध्यान रखना सबसे पहले वो क्या चेक करेगी? अगर कोई सिमिलर इंडियस है, मतलब एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा लेकिन मैनेजमेंट को लगता है कोई सिमिलर इंडियस है जो उसके ऊपर यूज हो सकता है, उसको भी साथ लेना। प्लस जो हमारा फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क होता है ना, जब भी कोई नया हमारा स्टैंडर्ड आता है तो उसमें क्या दिया होता है? फ्रेमवर्क दिया होता है, जो कि हमें ये गाइड करता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस क्या है, रिवेन्यू क्या है, असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, इक्विटी क्या है। तो आपको उन दोनों को साथ रख के अपना जजमेंट को यूज करना है। सबसे पहले अगर अकाउंटिंग पॉलिसी तैयार करनी है, क्या क्या करना पड़ेगा? कोई स्पेसिफिकली इंडिया से हुआ अप्लाई, ठीक है सर, सारी बातें हम उस इंडिया की मान लेंगे। सेकंड, अगर स्पेसिफिक इंडिया से अप्लाई नहीं होता तो मैनेजमेंट को अपना खुद का जजमेंट यूज करना है, और वो जजमेंट फ्री होगा बेस से, कोई भेदभाव नहीं, न्यूट्रल होगा, रेलिवेंस होगा, क्या रिलायबल होगा, ये सब कुछ होगा। और उस जजमेंट को यूज करते वक्त उसे ये देखना है कि क्या कोई सिमिलर इंडियस तो नहीं है जो उसके साथ हो, और साथ में उसके जो फ्रेमवर्क है आपका उसको भी देखना है वाइल फ्रेमिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट और ट्रांजेक्शन। उसके बाद एक एक चीज हो रहा है, इंडिया सेट ने एक ऑप्शन दिया, ध्यान रखना, मैंडेटरी नहीं है ये, तो मैंडेटरी है, यहाँ पे आ गया शेल, कि जब मैनेजमेंट अपना जजमेंट यूज करे तो ये दोनों चीजें उसे देखने ही पड़ेंगी, बच नहीं सकते आप। आपको क्या पता इसी छोटे छोटे पॉइंट पे कितनी केस स्टडी बन सकती है आपके एग्जाम के अंदर। लेकिन एक ऑप्शन दिया है वहां पे मे यूज किया है, मे। आपको पता होगा अब इंडिया तो, अब इंडिया किसके हैं? इंडिया के। अगर मैं श्रीलंका जाऊं वहां पे क्या होंगे? उनका खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे। ऑस्ट्रेलिया जाऊं उनके खुद के होंगे। यूएस जाऊं उनके खुद के होंगे। कहीं जाऊं उनके खुद के होंगे। तो इंडिया सेट ने ऑप्शन क्या दिया है कि तुम बाहर वाली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडीज हैं, अगर उनकी उस पे कुछ गाइडेंस है, अगर उनका कुछ प्रोनाउंसमेंट है, अगर उनका कुछ भी उस पे आया है, राइटअप आया है, कुछ भी आया है, तो आप उसको मान सकते हो, ये ऑप्शन दिया है। बट मैंडेटरी कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपको यही देखना है, क्योंकि यहाँ पे शेल लिखा है, ये चीजें तो करनी मैंडेटरी
है और इसी हिसाब से आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है सेट हो जाएगी। यही लिखा हुआ है सब कुछ, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, यही सब कुछ लिखा हुआ है। क्या कि सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी जो मैंने गाइड किया है इससे ज्यादा ही गाइड है किया, ठीक है। ओके, टाइम क्यों लगा रहा हूं? टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि भैया मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, सब कुछ सिखाया जाएगा। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का एक ही मतलब है भैया कि एक ध्यान रखना, अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर ली, क्या आपको वो कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, बार बार चेंज नहीं करना। एक चीज लेकिन और ध्यान रखना, सिमिलर ट्रांजेक्शन अदर इवेंट एंड कंडीशन, सिमिलर ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम रहनी चाहिए। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो गई जो न्यू ट्रांजैक्शन है या वो इससे मैच नहीं करती तो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना। सिर्फ सिमिलर नेचर ऑफ आइटम्स की अकाउंटिंग जो पॉलिसी है आपको सेम टू सेम रखनी है। सर क्या सेम टू सेम ना रखे तो क्या होगा? सर मतलब कब कब ये अकाउंटिंग पॉलिसी की जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो सकती है। सर कब कब मतलब सर कब कब इस अकाउंटिंग पॉलिसी की जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो सकती है। सर इंडियस 1 के अंदर भी बताया था, अभी बता रहा हूं, या तो कोई नया इंडियस आ गया, या तो कोई नया इंडियस आ गया और नए इंडियस ने पहले वाले इंडियस को रिप्लेस कर दिया, हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि इंडियस ने स्पेसिफिकली बोल दिया है, स्पेसिफिकली अप्लाई हो गया है। या सेकंड चीज, या सेकंड हम तब चेंज कर सकते हैं जब कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को काफी अच्छे से क्या बनाए, समझ गए, तभी चेंज हो सकती है। पहला क्या दिया, तो कोई नया इंडियस आ गया जो उसने साफ साफ बोल दिया कि भैया इसको चेंज करो, फर्स्ट ऑप्शन तो यह है कि उससे चेंज हो सकती है। सेकंड क्या, जब आपको लगता है कि ये वाली प्रेजेंटेशन है बहुत सही है, अगर मैं ये अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करता हूं तो इससे मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो कंडीशन है ना वो ज्यादा अच्छी लगेगी, तब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है। अदरवाइज आपको कंसिस्टेंसी में रहना है। फोर सिमिलर ट्रांजैक्शंस अदर इवेंट एंड कंडीशन, ये आ गई चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आपको हमने क्या बताया था, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज दो ही वे में हो सकती है, एन एंटिटी शैल चेंज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली तो हम चेंज नहीं करते क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है किसकी, सिमिलर ट्रांजैक्शन। लेकिन आप चेंज करना चाह रहे हो तब क्या करोगे, वो भी कोई बात नहीं है सर। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सर दो ऑप्शन दिए हैं, तब चेंज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, तब चेंज होगा। जब किसी इंडियस ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि चेंज करनी पड़ेगी आपको, तब करनी पड़ेगी। तब क्या ऑप्शन है आपके पास, कोई ऑप्शन है या नहीं है? नहीं है। सर फॉर एग्जांपल पहले इंडियस 17 था लीजिस वाला, अब इंडिया 116 आ गया, इंडिया 116 आ गया। एक बात बताओ, क्या कंपनी के पास ऑप्शन था कोई कंपनी बोले नहीं सर मैं तो इंडिया 17 नहीं लगाऊंगा, मैं 116 नहीं लगा सकता, क्या ये ऑप्शन था कंपनी के पास? नहीं था। तो इसको हम बोल देते हैं दूसरा नाम, ये क्या है, मैंडेटरी वन। दिस इज मैंडेटरी चेंज, ध्यान रखना, इसको बोल दिया जाता है मैंडेटरी चेंज विच इज रिक्वायर्ड बाय एन इंडिया। पहला। सेकंड क्या, सेकंड चेंज ये है कि आप चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज, यू हैव ऑप्शन। अगर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करना है, ऑप्शन दे दिया है आपको, लेकिन ध्यान रखना वो तभी चेंज हो सकता है जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर ट्रांसपेरेंस, मोर रेलिवेंस, मोर क्या रिलायबल हो, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो ऑफ द एंटिटी अच्छा दिखे। इंडियस 1 का ऑब्जेक्टिव याद आ गया, इंडियस 1 के जो जर्नल फीचर ऑफ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी की बात करता है और हमें यही बताया था कि टू मेंटेन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो। दिस इज नॉट मैंडेटरी, इसको बोल दिया जाता है वॉलंटरली चेंज, कि आपने अपनी इच्छा से चेंज किया है, इसको क्या बोला जाता है, वॉलंटरली चेंज। तो दो ऑप्शन है जिसके अंदर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो, और ये वाला सेकंड ऑप्शन तभी आप यूज कर सकते हो जब आपको ऐसा लगता है कि जिससे आपकी जो रिजल्ट्स हैं, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो आपका रेलिवेंस है, वो इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है। Result in the financial statement provide reliable and more relevant information about the event condition of the entity, financial position, performance and cash flow। समझ गए? तब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है। अब आ गया नोट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसका भी एक आईसीआई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टडी मटेरियल के अंदर। जब क्वेश्चन होगा आप खुद पढ़ना, क्योंकि जितने क्वेश्चन अब आप खुद से पढ़ेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, नोट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी हम चेंज नहीं मानते क्या, कि दिस इज नॉट एट ऑल अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और क्या चेंज होगा अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर, मतलब कि अगर एक बात बताना, अगर कोई चीज, अगर मान लो, अगर मैं किसी चीज पे कोई पॉलिसी यूज कर रहा हूं, ठीक है, और मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया, पता है क्यों, क्योंकि उसका जो सब्सटेंस है ना वो चेंज हो गया, मतलब उसका जो नेचर है ना वो चेंज हो गया, उसका वो नेचर है वो चेंज हो गया। तब क्या करोगे, क्या वो आप ये बोलोगे सर दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? नहीं सर, हम उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मान ही नहीं सकते। यार कैसी बात करते हो, मतलब दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली अकरिंग, जो पहले ट्रांजेक्शन्स हो रही थी, जो पहले इवेंट थे, कुछ भी थे, उस इवेंट से अब इवेंट में चेंजेस आए हैं, लेकिन सर वो चेंजेस ने पूरा सब्सटेंस हिला दिया। मतलब ऊपर जो पढ़ के आए थे ना सिमिलर, अब वो नहीं बचा सर, सिमिलर नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास पहले थी पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उस पे आप इंडिया 16 यूज कर रहे थे। अब आपने किया क्या, उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, आईपी मान लिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लिया। अब आप इस पे इंडिया 40 अप्लाई करने जा रहे हो। सवाल ये पूछता है सर क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस हैं? सर वाई चेंज? सर मैं मानता हूं कि पहले मैं इंडिया 16 लगा रहा था, अब मैं इंडिया 40 लगा रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो सर लेकिन सर ये कोई चेंज नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि सर मेरा जो नेचर है ना, वो जो सब्सटेंस है वही चेंज हो गया सर, वो पहले वाला नहीं रहा। पहले मैं बिल्डिंग किसी और के लिए, किसी और काम के लिए यूज करता था, अब मेरे बिल्डिंग का नेचर ही कुछ हो रहा है, तो हाउ कैन वी ट्रीट द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी? और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि टेस्ट योर नॉलेज के अंदर भी दिया हुआ है क्या, कि पहले कंपनी रिवेन्यू कैसे बुक करती थी, पहले कंपनी रिवेन्यू कैसे बुक करती थी, जब कोई सामान सेल हो गया उसके 4 to 5 वीक्स बाद कंपनी अपनी रिवेन्यू बुक कर लेती थी। ये कंपनी का क्या थी, ये कंपनी की अकाउंटिंग थी पॉलिसी। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने वो काम किसी को आउटसोर्स कर दिया कि भैया अब मैं नहीं करूंगी फिटिंग, फिटिंग तू करेगा, और कंपनी ने अपने जो रिवेन्यू एलोकेशन की जो अकाउंटिंग पॉलिसी थी अब उसमें चेंज ले आया। अब वो कंपनी ये बोलती है कि जब मैंने उसको सामान बेच दिया तभी से मैं उसकी रिवेन्यू को बुक मान लूंगा। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन ये पूछता है क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस हैं क्या? कोई चेंजेस नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि सर पहले वाली आपकी जो अकाउंटिंग थी, आप जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे हैं, और जो अब वाली अकाउंटिंग पॉलिसी आपने चेंज लेके आए हो, सर मैं मान रहा हूं कि दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, आपने अपने मेजरमेंट में चेंजेस लेके आए हो, लेकिन सर ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है, और इसका जो सब्सटेंस है वो भी चेंज है, तो ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। इट इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये कोई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है चेंज। हाँ सर कब चेंज होता, चेंज तो होता जब आप ये बोलते कि भैया मैं पहले भी बिल्डिंग यूज कर रहा था, अब भी उसी चीज के लिए बिल्डिंग यूज कर रहा हूं, लेकिन मैंने उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज मार ली, तब बोल सकते हो कि यस दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन अगर किसी का सब्सटेंस चेंज हो गया जो पहले कुछ था ही नहीं, तो दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, वो क्या हो जाएगा, नया से स्टार्ट हो जाएगा।
चलिए सर, अब मान लो ये कर लिया आपने, अब मान लो सर, अब मान लो हाँ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया, एक्चुअली में चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया। इतने सर इतने डीप पढ़ा रहे हो सर, अगर आपका रेगुलर बैच होता तब क्या होता, तब तो हल्ले मच जाते, तब तो भाई साहब मजा आ जाता आपको। अब क्या करोगे, मैं पता है क्यों, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल बैच, दिस इज कॉन्सेप्चुअल बैच, आपके कॉन्सेप्ट को ऐसे ग्रिल कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा ना आप बोलोगे बस इट्टू सा क्वेश्चन सर, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है सर, ये तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे, मैं कहा खुश हुआ। हा हा हा। एक गाना था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था गाना, और अब भी अच्छा लगता है। एक मूवी थी प्लेयर्स मूवी, अभिषेक बच्चन की, उसमें एक गाना था, दिल ये बेकरार क्यों है, इस पे धुन सवार क्यों है, फिर भी ये करार क्यों है, क्यों बता, तेरा इंतजार क्यों है, खुद पे धुन सवार क्यों है, क्यों है ये सवाल क्यों है, क्यों बता, क्यों बता, ला ला ला। सर क्या गा रहे हो, आवाज ठीक नहीं है, कोशिश की आपको हंसाने की, आप करवाऊंगा नहीं, ठीक है ना, आजो आजो आजो, बैक टू ट्रैक, बैक टू ट्रैक, बैक टू ट्रैक। क्या सर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो गया, अब सर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, अब हम आ चुके हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के ऊपर। सर प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, सीए बनने के बाद आप जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट तैयार करोगे, इट इज ऑफ्टन की चेंजेस होते रहे, चेंजेस होना तो क्या नियम है, चेंजेस हम इंसान हो जाते हैं, ये तो कंपनी की अकाउंटिंग, सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये तो दिन चेंज होती रहती है, तो कंपनी की इच्छा है, कल बोलेगी ये लगाना है, परसों बोलेगी ये लगाना है। सर मैं अब देखो सर, ये कैसे बोल रहे थे वॉलंटरी चेंज, मेरे को समझ नहीं आया। मान लो इंडिया 27 पढ़ रहे हो, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्या ऑप्शन क्या देता है, वो आपको वो ऑप्शन ये देता है सर, या तो अपनी आप इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे बुक कर लो, या इसको कर लो फेयर वैल्यू, या इसको बुक कर लो फेयर वैल्यू एज पर इंडिया 109। मान लो कंपनी, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई भी कर सकते हो, इंडिया ने ऑप्शन दिया हुआ कोई भी कर सकते हो। मान लो कंपनी ने स्टार्टिंग में ऑप्शन चूज किया था कॉस्ट मॉडल, कि मैं तो कॉस्ट पे चूज करूंगा, मैं तो कॉस्ट पे चूज करूंगा, लेकिन बाद में 2 साल के बाद कंपनी को लगा कि यार कॉस्ट पे तो अगर शो, अगर मैं कॉस्ट पे ही दिखाई, अगर मैं इसको कॉस्ट पे दिखाई जा रहा हूं इस चीज को, लेकिन फेयर वैल्यू तो बहुत ज्यादा है इसकी, तो मैं अपनी कंपनी को अंडर वैल्यू कर रहा हूं, मैं अपनी कंपनी को अंडर वैल्यू कर रहा हूं, जो एक्चुअली में गेन प्रॉफिट शो होना चाहिए, हालांकि वो अभी रियलाइज नहीं हुआ, वो गेन प्रॉफिट अभी नॉशनल है, अभी रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन भैया अंडर वैल्यू तो है वो, और अगर वो अंडर वैल्यू है, आपकी कंपनी में कोई पैसा नहीं लगाएगा, दैट्स व्हाई आप ये डिसीजन लेते हो फॉर द बेनिफिट, फॉर द रिलेवेंस, फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लोज ऑफ योर कंपनी, कि भैया मैं इसके अंदर अब कौन सी यूज करूंगा पॉलिसी, फेयर वैल्यू वाली, जिससे आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाएगी। ये बोलते हैं वॉलंटरली चेंज, किसी इंडिया ने आपको थोपा नहीं है कि आप चेंज करो, मर्जी है चेंज कर रहे हो। एक सिंगल सिंगल एग्जांपल दिया है, कितने एग्जांपल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्रीज, अगर मैं इंडियस 2 की बात करूं, इंडियस दो ऑप्शन देता है, या तो फॉलो कर लो फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड, आप फॉलो कर रहे हो वैक मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, उसमें आपको क्या लग रहा है कि नहीं भैया, अगर मैं फीफो से शो, अगर इफ आई फॉलो फीफो, तो मेरा जो वैल्यूएशन है, मेरा जो एक्सपेंस है वो कम हो जाता, अगर एक्सपेंस कम हो गया, जो आपका प्रॉफिट है वो बढ़ जाता, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होती तो आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो बढ़ जाती, पीई रेशियो इंक्रीज होती तो आपकी शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीज हो जाती, शेयर होल्डर वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती तो आपकी कंपनी का मार्केट के अंदर जो वैल्यूएशन है, मार्केट के अंदर जो परसेप्शन है, जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता। तो व्हाई नॉट अ कंपनी चेंज इस अकाउंटिंग पॉलिसी, इट्स अ
वॉलंटरली चेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनीज। समझ आ गया आपको? सर बिल्कुल समझ आ गया। इतना डीप कभी सोचा था आपने? सर नहीं सोचा था ना। आप सोच लिया ना, सर आप सोच लिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो सर, दो चेंज थे, इसको बोल दिया मैंडेटरी चेंज क्योंकि भैया कोई नया इंडेक्स आ गया। सर अब ट्रीटमेंट कैसे करना है ये तो बताओ हमें। हमें तो ये जानना है, हमारा मेन मुद्दा इस बात का कि हाउ कैन वी ट्रीटमेंट कैसे करोगे? इंडियस बोलता है, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं तो सिर्फ आपको आई एम ओनली कम्युनिकेशन। मेरे पास इंडियस की बुक है, अब बताता हूँ कौन सी बुक है स्टैंडर्ड्स की। दिस इज बेयर एक्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स। मैं आईसीआई की बुक से नहीं पढ़ता गाइस, बेयर टेक्स्ट है। आईसीआई की बुक में कुछ चीज छूट भी सकती है, इस बुक में कोई चीज नहीं छूट सकती क्योंकि इंस्टीट्यूट खुद इनसे अपना स्टडी मटेरियल तैयार करता है। दिस इज द बेयर टेक्स्ट, बेयर बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स। और जो नोट्स बन रहे हैं मेरे, वो इसी बुक से बनते हैं, आईसीआई की बुक से नहीं बनते, क्योंकि ये बेयर स्टैंडर्ड है, बेयर टेक्स्ट है। ओके ग्रेट। तो इसकी एक बात बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है आपको, अभी लेक्चर देख रहे हो आप, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। मेरा नंबर है 8708187196। इस पे अभी व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, टेक्स्ट मैसेज करो, कुछ भी करो और ये बोलो सर वाकई मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैसेज करना, नहीं लग रहा मत करना। अपने आप से मत हारना, चीट मत करना अपने आप से, बस ये बोल रहा हूं। जिस दिन अपने आप से चीट करना स्टार्ट हो गए आप, कभी लाइफ में कभी कामयाब हो ही नहीं पाओगे आप। आई एम वेरी स्मॉल यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम 23.5 years। मैं 23 साल का हूं अभी आज की डेट में। एज कभी काम ही नहीं आती यार, आपका पैशन काम आता है, आपका जुनून काम आता है। मेरे में कभी इच्छा थी ही नहीं कि मैं जॉब करूं, क्योंकि मेरा पैशन था ही नहीं यार वो। आप किसी पैशन में जाओ, इच्छा होनी चाहिए। अभी आपका टाइम है स्टडी करने का, पढ़ाई करने का, तो पढ़ना काम है तो पढ़ो बस, फालतू चीजें नहीं सोचनी। अच्छे सो ना, मैं कब बोल रहा हूँ कि 20 घंटे पढ़ो भाई, 12 घंटे 10 घंटे पढ़ो दिन में, अच्छे से पढ़ो, लेकिन क्वालिटी पढ़ो, क्वांटिटी नहीं चाहिए किसी को, क्वालिटी चाहिए बस। 400 घंटे का क्लास नहीं चाहिए एफआर का, रेगुलर बैच 200-220 घंटे में कंप्लीट कराओ, लेकिन क्वालिटी दो बच्चों को। आपका काम भी इसलिए पढ़ना है, खाओ भी, स्टडी भी करो और रात को अच्छी नींद भी लो बस। जब सीए बन जाओगे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, आपका नाम चेंज हो जाएगा। नाम के आगे पहले आप एक नॉर्मल इंसान होगे, फिर आप सीए बन जाओगे, आपके नाम के आगे सीए ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब सीए साहब बन जाओगे, सीए साहिबा बन जाओगे, देन थिंक अबाउट योर चेंजेस। क्या चेंज आएगा आपकी लाइफ में, सच बता रहा हूँ, खुद के पैसे आएंगे आपके पास। जब मैं सीए बना ना, मेरा बड़ा मन था कि मैं एप्पल का आईफोन लूं, बड़ा मन था, मैंने कभी आईफोन नहीं लिया पहले, जब तक मैं सीए नहीं बना, क्योंकि यार फादर की इनकम है, बड़ा आसान है बोलना कि पापा एक आईफोन दिलवाना है। अपने माँ बाप हमारे लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, हमारे माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं। आप बोलो उनको कि पापा आईफोन चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, आपको नहीं पता वो कितने एफर्ट करते हैं, लेकिन वो कुछ भी करके आपको वो चीज डेफिनेटली दिलवाएंगे, क्योंकि आप उनके बच्चे हो, वो आपको हैप्पी दिखना चाह रहे हैं। तो मैंने कभी ऐसे भी आज तक पापा से मैंने कहा नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेने को तो मैं 1 सेकंड के अंदर बोल देता पापा ये चाहिए, और पापा मुझे बोलते बेटा परचेज कर ले, लेकिन नहीं, मुझे अपने से करना था कि नहीं, आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर यू। जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। ऐसे ये बना स्टार्टिंग अर्निंग, उसके बाद जब लगा कि यस अर्निंग हो चुके हैं, देन आई परचेज माई आईफोन। मैंने आईफोन लिया, फिर जो मेरा ड्रीम था। तो ड्रीम कैसे पूरी होंगे जब आप अपने सपनों को पूरा करोगे, जब सपने जितने बड़े देखे हैं तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, हारना नहीं है, चलते जाना। चलिए बहुत लेक्चर पूरा हो आज का, बड़े भाषण दे दिया सर आपने। सर आप तो खतरनाक हो रखे हो, खतरनाक नहीं बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है ना, बता रहा हूँ चिल पिल। चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करते हैं सर, ये तो मैंडेटरी चेंज है। अब एक बात बताता हूँ, जब भी कोई नया इंडियस आता है, जैसे लीजिस आया, जैसे 115 आया रेवेन्यू वाला, ठीक है, जब भी कोई नया इंडियस आएगा वो अपने साथ कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजंस लेके आएगा। मैंडेटरी नहीं है, बट मान लो अगर कोई इंडियस आया
अगर कोई इंडियस आया, पहले मैं इसकी बात करता हूं, इस स्टैंडर्ड्स की विच इज रिक्वायर्ड बाय इंडिया, जो कि मैंडेटरी है। अब हम बात कर रहे हैं चेंजेस इन ट्रीटमेंट। भी ट्रीटमेंट कैसे होगा? मान लो वो इंडियस आया और अपने साथ लेके आया ट्रांजिशनल प्रोविजन कि भैया अगर तुमने उस इंडिया से मेरे इंडियस में आना है तो ये तुम्हारे पास क्या है? ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं, तुम इसका यूज कर सकते हो, तुम इसका यूज कर सकते हो। ये मैंडेटरी है या नहीं है वो बात की बात है। पहले क्या है? ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो पहला रूल यही बोलता है कि अगर कोई आप ऐसी चीज आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं विच इज रिक्वायर्ड बाय इंडियस, और अगर उसके भी खुद के ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं ना, तो आप उन पे ट्रांजिशनल जो प्रोविजन है वो लगाओगे। अगर उसके खुद के ट्रांजिशनल प्रोविजन है तो उसकी जो गाइडेंस है वो एप्लीकेबल हो जाएगी आपके ऊपर। सर मान लो है नहीं, सर मान लो ट्रांजिशनल प्रोविजन है ही नहीं, तब क्या करोगे? तब आपको अप्लाई करना है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। सर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब ये है कि ये मान के चलो कि जब आपने वो ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम की थी तब आपने यही वाला इंडियस यूज किया था जो नया अभी आया है, बस। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, बस, और कुछ नहीं। इसी का क्या मीनिंग है? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, और कुछ नहीं है, बस। दिस इज खत्म, फैंटास्टिक, कंप्लीट। सर मान लो एक और बात बड़ी कर दी, वो ट्रांजिशनल प्रोविजन मेरे पास आया और उसके अंदर वर्ड लिख दिया मैं, कि आपकी मर्जी है कि आप उसको यूज करो ना करो। तो फिर आपके पास ऑप्शन दो हैं। अगर आपको उसको यूज करना है यस, तो यहां जाओ, इस पे ट्रांजिशन पे। नहीं करना तो ये ऑप्शन तो है ही है, कौन सा? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन वाला तो ऑप्शन है ही आपके पास, ठीक है, ओके। सेकंड आता है वॉलंटरी चेंज। सर आपने अपनी इच्छा से कोई चेंज की है, भैया जब इच्छा होती है तब हमेशा अप्लाई होता है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तब एक ही ऑप्शन आपके पास, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन लगा दो। सर मतलब क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिव का? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि जब आपने अब जो चेंज किया है ना, वही चेंज आपका जब आपने वो ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम की थी तभी से वो चेंज हो चुका है, तभी से वो चेंज हो चुका है। फिर आपको बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और जो भी डिफरेंस होगा, ध्यान रखना, जो भी डिफरेंस होगा वो इफेक्टेड कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में जाएगा। एक ध्यान रख लो, जो भी डिफरेंस होगा जो भी चेंजेस का डिफरेंस होगा वो इफेक्टेड कंपोनेंट ऑफ ईच इक्विटी जाएगा। मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जाएगा, या कोई और चीज उसमें इंपैक्ट हो रही होगी वहां जाएगा उसका डिफरेंस। इस चीज को ध्यान रखना हमेशा, इस चीज को ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और इसी चीज के अंदर क्या बनेगी? ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगी इंडियस 1 के अकॉर्डिंग। इंडियस 1 क्या बोलता? अगर आपने रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन लगा दी, आपने अगर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन लगा दी, आपने अगर ट्रांजिशनल अप्रोच लगा दी जिससे आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई, तब आपको क्या बनानी पड़ेगी? ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, तब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करता है, P&L की बात नहीं करता। मतलब कैसे? सर एक बात बताओ, क्या सर हमेशा ही हमको वो बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट? सर क्या हमको हमेशा ही बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट? बेटा इस बात को ध्यान रखना यार, बहुत ही काम की चीज है। मतलब आप बना रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2021 और ये फाइनेंशियल ईयर है 1920। ओपनिंग स्टेटमेंट की ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल 19 की तीसरी बैलेंस शीट। सर कहां सुना था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर इंडियस ने क्या क्या दिखलवा दिया? मतलब ये बैलेंस शीट भी ओपनिंग बैलेंस शीट और तब बनेगी जब इस पीरियड के अंदर वो इंपैक्ट हुआ होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट तब बनेगी जब वो इस पीरियड के अंदर इंपैक्ट हुआ होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी जो हमने जो प्रायर पीरियड जो प्रेजेंट किया है उसके पहले यहां तक वो इंपैक्ट ही नहीं किया, तो ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाओगे भाई? समझ रहे हो? समझ रहे हो?
क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे जानबूझ के, और पता क्या बोलेगा वो, पता क्या वो ये बोलेगा कि लास्ट ईयर हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी ये थी और इस साल में हमने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया, और कंपनी की मैनेजमेंट चाह रही है कि हम इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाएं। तो क्या बना सकते हो? नहीं भैया, जब हमारा इस ओपनिंग पर कोई इंपैक्ट ही नहीं आया, हम क्यों बनाए ओपनिंग बैलेंस शीट भाई? हाँ, लेकिन एज पर इंडियाज वन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे आप इसको करना चाहते हो प्रेजेंट तो कर सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है भैया। यहां ओपनिंग तो तब बनेगी ना जब इस पीरियड पे कोई इंपैक्ट आएगा। ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट कोई भी साल ले लो, मतलब मान लो साल है अपना ये 22-23, मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट 22-23, मतलब 31 मार्च 23 की बना रहा हूं मैं, 31 मार्च 22 की मैं वो बना रहा हूं बैलेंस शीट, 31 मार्च 22। उसका पहले वाला साल कौन सा होगा? 31 मार्च 21 होगा। वो क्या बोल रहा है कि जो आपने पिछला साल बनाया ये वाला 31 मार्च 21, इसका ओपनिंग डेट क्या होती है? इसकी ओपनिंग डेट है सर 1 अप्रैल 20, तो ये बन जाती है ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हुआ है, चाहे वो आपका वॉलंटरी हो चाहे वो आपकी मैंडेटरी चेंज हो, अगर वो इस डेट पर उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आ गया, छोटे से पॉइंट में भी अगर उसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में आ गया भैया यहां पर, तब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। लेकिन मान लो अगर उसका इंपैक्ट इसके पीछे गया ही नहीं, मतलब 1 अप्रैल 20 से पहले पहले आपका इंपैक्ट खत्म हो गया, तो भैया फिर ओपनिंग बैलेंस शीट थोड़ी बनेगी, फिर तो 31 मार्च 21 के अंदर ही वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। ग्रेट और नॉट? यस सर, ठीक है, ओके सर। ये आ गया चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर भैया कोई ट्रांजेक्शन प्रोविजन है तो उसके अकॉर्डिंग है वो अप्लाई कर दो, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर एंटिटी when an entity does changes an accounting policy, जब वो एंटिटी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर रही है, upon initial application of an NDS that does not include, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है अप्लाई टू चेंजेस, या चेंज कर रही है वॉलंटरली चेंज कर रही है। पहला तो था कि मैंडेटरी है लेकिन कोई ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं है, उसके बाद वॉलंटरली चेंज है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव करना पड़ेगा। क्या? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। क्या? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। अप्लाइंग मतलब अप्लाइंग अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी टू ट्रांजैक्शन एज इफ द पॉलिसी हमेशा से अप्लाई होती आ रही है, हमेशा से वही पॉलिसी अप्लाई होती आ रही है। जो भी चेंजेस होंगे वो आपको एडजस्ट करने हैं। आपको वो चेंजेस का मतलब क्या है सर? कोई जो चेंज होगा ऑटोमेटिक होगा, वो चेंजेस हमको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने पड़ेंगे। अगर ध्यान रखना हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट का चेंज, एक चीज ध्यान रखना, जो ये ओपनिंग बैलेंस शीट थी ना, ये वाली तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट थी, अगर यहां पर कोई कम्युलेटिव आता है इंपैक्ट, मतलब कि आपने की थी एक ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2015 को और आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है 31 मार्च 22 को। अब इसका ओपनिंग क्या बनेगा? इसका क्या ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल 20 की। इसकी जो ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार हो रही है वो बन रही है 1 अप्रैल 20 की। लेकिन सर आपको तो यहां से क्या करना पड़ेगा? रेट्रोस्पेक्टिवली चेक करना पड़ेगा कि ऐसे 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 ऐसी, तो ऑब्वियस सी बात है 1 अप्रैल 20 के अंदर जो उसकी फिगर थी और अभी जो नई निकलेगी वो उसमें डिफरेंस आ सकता है। तो उसका कम्युलेटिवली डिफरेंस कहां एडजस्ट करोगे? वो एडजस्ट करोगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, और साथ में अगर कोई और जगह इंपैक्ट हो रहा होगा तो वहां पर चेंज हो जाएगा। इसका इंपैक्ट मोस्टली जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर, और उसके बाद 21-22 के अंदर जो जहां जहां चेंजेस आने हैं वो वहां चेंजेस आएंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड और नॉट? समझ गया? हाँ समझ गया। तो यहां पर सारा कहां यहां पर लिखा हुआ है when a change in accounting policy entity shall adjust, करनी पड़ेगी opening balance of each affected equity for the earliest prior period presented, समझ गया ना? and other comparative amounts आपको चेंजेस करनी पड़ेंगे, ठीक है, समझ गया सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत काम की बात है। अगर किसी ने सोचा ना इंडिया से छोटा है, छोटा नहीं है। इंडियस 1 और इंडियस 8 ये दो ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अंदर आपका बेस ना मजबूत चाहिए बस।
आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इंडियस 1 और इंडियस 8 के अंदर। जो अगर मान लो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए तो दिक्कत वाली बात है जनाब, बहुत दिक्कत वाली बात है। चलो कोई बात नहीं, समझ गया। एक चीज काम की है, आपको एक बात पता होगा कि अगर हम इंडिया 16 में हमको दो मॉडल दिए हैं, एक कॉस्ट मॉडल एक रिवैल्यूएशन मॉडल, वही सेम हमको इंडिया 38 में दिया है, एक कॉस्ट मॉडल और एक रिवैल्यूएशन मॉडल दिया हमको, दिया कि नहीं? बिल्कुल दिया है। अब आपको पता है सर अगर आप कॉस्ट से रिवैल्यूएशन में आ रहे हो तो क्या होती है? इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज है कि नहीं है? यस यू नो, यस सर, ये चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसी का। बट सर ये एक्सेप्शन है, आप इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो मानोगे? आप इसको, अगर किसी कंपनी ने अपना कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन में आ गया, अगर कोई कंपनी ने कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल को चूज किया तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो मानना जाएगा। बट जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंडियस 8 ने दिया है उसको फॉलो नहीं करना। वो आपको क्या फॉलो करना है? जो इंडिया 16 में और 38 में जो रिवैल्यूएशन आपको बताया है, रिवैल्यूएशन गेन हुआ तो ओसीआई में डाल दो, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ तो पीएनएल में डाल दो। अगर रिवैल्यूएशन गेन पहले हुआ था और फिर से रिवैल्यूएशन हो रहा है, अगर कोई लॉस आ गया, ये कर दो वो कर दो, उसकी गाइडेंस इंडिया 16 और 38 में दी हुई है, वही गाइडेंस आपको माननी है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, क्या पता ये क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम के अंदर और ये बोल दे कि ये कंपनी है, उसने परचेज किया, व्हीकल परचेज किया 1 लाख रुपए का और वो अप्लाई कर रहा है कॉस्ट मॉडल। यार लैंड परचेज करी 1 लाख रुपए की, आपको पता है लैंड पर हमारा कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता। 2 साल पहले लैंड परचेज करी 1 लाख रुपए की, 2 साल के बाद उसको लगता है कि लैंड का जो प्राइस है बड़ा इन्फ्लेट हो गया, ज्यादा बढ़ गया, तो उसने किया क्या, कॉस्ट से रिवैल्यूएशन पे आ गया मॉडल पे और उस 1 लाख की वैल्यू 20 लाख की हो गई। तो सर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई। सर क्या बात कर रहे हो? सर हमने वॉलंटरली चेंज की है तो रेट्रोस्पेक्टिव लगाओ। भाई रेट्रोस्पेक्टिव किस बेस पे लगाएगा तू? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि 2 साल पहले की वैल्यू पता कर। भाई तुम पागल हो क्या? 2 साल पहले की वैल्यू कौन पता करता फिरेगा? फिर 2 साल क्या, मान लो कि बिल्डिंग 20 साल पहले वो बिल्डिंग परचेज की तो क्या 20 साल बैक जाओगे क्या? भैया उसकी वैल्यू क्या, वैल्यूएशन क्या है? मतलब 20th ईयर की वो कराओ, वैल्यूएशन कराओ, 90th ईयर की वैल्यूएशन कराओ, 18th ईयर की कराओ, करते चलो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इंडियस बोलता ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो है लेकिन इसको रेट्रोस्पेक्टिव डील नहीं किया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि ठीक है ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, बट ये एक एक्सेप्शन दिया है वो चीज का कि अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज के बावजूद भी इंडियस 8 की गाइडेंस नहीं लगेगी। इस पर इंडियस 16 और इंडियस 38 ने जो गाइडेंस दी हुई है कि आपको रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट ऐसे करना है, उसको वैसे करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ तब अप्लाई है जब आप कॉस्ट से रिवैल्यूएशन में जा रहे हो। अगर आप रिवैल्यूएशन से वापस कॉस्ट में जा रहे हो, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस भी है और फिर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन भी लगेगी। ध्यान रखना इस बात को। और अगर रेट्रोस्पेक्टिव लग गई फिर से वही कैलकुलेशन, अगर कॉस्ट पे होती तो इतनी वैल्यू ये है, दोनों का डिफरेंस कहां पे जाएगा, कहां पे? अगर ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार हो रही है सबसे पहले कहां पे जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग में, या आपको लगता है कि उसमें रिवैल्यूएशन आपका रिजर्व आ रहा है तो वहां से उसको एडजस्ट कर लो। उसके बाद इस साल का उस साल का जो जहां पर चेंजेस होने हैं वहां पे चेंजेस होने हैं। समझ गए? ठीक है, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आईसीआई में इसका भी दिया हुआ है। और एक चीज ध्यान रखना, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, मतलब स्टेट लाइन मेथड से WDV लगा दिया, WDV से स्टेट लाइन लगा दिया, तो दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये कभी भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होता। आईसीआई की बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सोल्व कर लेना। ठीक है, ओके, ये ठीक है। चलो सर, फिर आ गया व्हेन एन एंटिटी हैज नॉट अप्लाइड ए न्यू इंडियस। एक क्वेश्चन इस पॉइंट का भी दिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि मान लो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो 31 मार्च 22 की, मान लो, ठीक है, ओके डन। हुआ क्या, ये ऑब्जर्व हुआ है कि 24 मार्च एक ऐसा दिन है जहां पर ना आपका एनसीए
अमेंडमेंट लेके आता ही आता है, कभी भी देख लेना पिछले 3 साल से 24 मार्च की डेट को हमेशा इंडिया में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और मान लो भी 31 मार्च 22 की क्या बनने वाली है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने जा रही है, और 24 मार्च 2022 को एमसीए बोलता है कि हम एक नया इंडियस लेके आ रहे हैं, इंडियस 118, जो रिप्लेस हो जा रहा है। कोई भी ऐसा चीज है, मान लो कोई एक नया इंडियस आ रहा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो 31 मार्च जो 22 के हैं उस पर अप्लाई नहीं होगा। सॉरी, वो होगा अप्लाई 31 मार्च 23 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। बट सर 31 मार्च 22 से पहले पहले उसकी नोटिफिकेशन आ गई। ये आपको एक पॉइंट मिल गया, प्रोफेशनल पॉइंट, जिसपे आप कंपनी वालों को टोक सकते हो, प्रैक्टिकल पॉइंट कि भैया इसका डिस्क्लोजर कहां है। अगर ऐसा होता है तो आपको अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये दिखाना पड़ेगा कि एक नया इंडियस आ चुका है, ठीक है, जो इस डेट को नोटिफाई हुआ है, ये आपको दिखाना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। देखो उसका फैक्ट भी आपको बताना पड़ेगा, ओनली डिस्क्लोज। और आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि अभी इफेक्टिव नहीं हुआ, मतलब अभी अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इश्यू हो चुका है, एक नया स्टैंडर्ड इश्यू हो चुका है, एंड उसको आपको शो करना पड़ेगा फैक्ट। उसका फैक्ट क्या है, एंड अगर आपको लगता है कि उस इंडियस से अगर वो अप्लाई हो गया, अगर कोई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट आने वाला है, तो वो भी आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भैया ठीक है, नया आ रहा है इंडियस, उसकी वजह से ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा, मतलब जो भी इंपैक्ट होगा वो इमटेरियल होगा, बस ज्यादा मटेरियल नहीं होगा, तो आपको वो बात भी वहां पे लिख के दिखानी है कि भैया कोई बात नहीं, नया स्टैंडर्ड आ रहा है बट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंपैक्ट ज्यादा पड़ने वाला है, तब आपको वो इंपैक्ट भी शो करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल पॉइंट है। एक काम करो, जनरल 100 की जो एनुअल रिपोर्ट दिखाई थी उसको खोलो, उसके नोट्स में देखो क्या ऐसा कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा हुआ होगा, गारंटी लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है। ग्रेट सर, तो ये हो गया चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसका भी एक क्वेश्चन आईसीआई की बुक में दिया हुआ है, वो मेरा बच्चा मुझे पता है अपने आप सोल्व कर लेगा, इतना तो मुझे, ये तो मुझे मेरे जो बच्चा है मुझे विश्वास है कि वो डेफिनेटली सोल्व कर लेगा, ठीक है। ओके, फिर आता है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। यार चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब क्या होता है यार, ऑब्वियस ही बात है कि हम अपनी असेट्स की या लाइबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट को चेंज कर रहे हैं। हम अपने असेट्स की या हम अपने लाइबिलिटीज की कैरिंग वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं। क्यों सर, कुछ फ्यूचर में चेंज आ गया, कुछ हमारी एस्टिमेशन में चेंज आ गया, हमारे कुछ वैल्यूएशन में चेंज आ गया, हमारे जो जजमेंट थे उनमें चेंज आ गया, तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आता है तो वो हमेशा क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है जब वो चेंज आया उसे तब अकाउंट कर दो, जब वो चेंज आया तो उसे तभी अकाउंट कर दो, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। और सर एक चीज ध्यान रखना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो सर कंपनी कंफ्यूज है, कंपनी को ये नहीं पता कि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। कोई ऐसी आपकी ट्रांजेक्शन होगी जिसमें आपको भी नहीं पता, एक कंपनी ने कंसल्टेंट हायर किया, उसको भी नहीं समझ आ रहा कि यार इसको मैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मांगू या उसको मैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानू। तो इंडिया 8 क्या बोलता है कि भैया तुम्हें उसे मांगना है, तुम्हें उसे मानना है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या पता ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, वो केस स्टडी बना के कि ऐसे ऐसे कंपनी की थी पॉलिसी, इधर कंपनी का सीएफओ कंफ्यूज है, इधर कंपनी का मैनेजर कंफ्यूज है, अभी क्या बोलूं, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलूं या चेंजेस इन अकाउंटिंग वो बोलूं। और कंपनी का सीएफओ ये बोलता है कि आप इसको ट्रीट करो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो बताइए सर, एज अ चीफ अकाउंटेंट व्हाट इज योर ओपिनियन। तो आपको ये लिख के बोल रहा है कि नहीं सर, पहले थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना है कि एज पर इंडिया सेट ऐसे ऐसे करके, फिर आपको ये बताना है कंक्लूजन के अंदर कि नहीं भैया, अगर हमें नहीं पता
तो एज पर इंड AS 8 इट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और इसका कोई भी इंपैक्ट होगा आपको पता है सीधा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका बैड डेट दिया हुआ है, इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस, फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर किसी की फेयर वैल्यू में चेंजेस आते हैं तो आपके कंट्रोल में थोड़ी है यार वो अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर आपका कोई प्रोविजन में चेंजेस आते हैं तो आपको थोड़ी पता है यार अकाउंटिंग एस्टिमेट है। अगर कोई आपकी ऑब्लिगेशन में चेंज आता है तो आपको थोड़ी पता है अकाउंटिंग एस्टिमेट है। अगर किसी असेट के डेप्रीशिएशन मेथड में चेंज आता है, अगर डेप्रीशिएशन मेथड में चेंज आता है तब भी उसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलना है। एंड इसको इंडिया 16 का पैरा नंबर 62 61 भी सपोर्ट करता है कि चेंज इन डेप्रीशिएशन मेथड इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। समझ गए? या आपकी लाइफ चेंज हो गई, यूजफुल लाइफ चेंज हो गई, मतलब यूजफुल लाइफ ऑफ योर डेप्रीशिएबल असेट वो चेंज हो गई, तब भी भैया वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में जाएगा एंड वो प्रोस्पेक्टिवली होगा। अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानना है भैया, और इसको प्रोस्पेक्टिवली चेंज लेके आना है, मतलब P&L में चेंज लेके आना है, और जब चेंज हुआ तब डाल देना है। तो ये अकाउंटिंग एस्टिमेट वाली कहानी है। अब आता है एरर्स। एरर्स की बात आती है भैया, प्रायर पीरियड एरर। गलती सबसे होती है भैया, ऐसा कौन सा इंसान है जिसे गलती ना होती हो? मुझसे खुद गलतियां होती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब आती हैं प्रायर पीरियड एरर्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायर पीरियड एरर्स मतलब, मैं फॉर एग्जांपल तैयार कर रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल मैं तैयार कर रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 22 के। प्रायर पीरियड मतलब दिस इज प्रायर पीरियड, मतलब जो पिछला साल है 31 मार्च 21। सर मान लो कोई गलती इसी साल हुई थी, अरे गलती इसी साल हुई, इसी साल आपको मिल गई तो गलती थोड़ी है, वो तो चेंज हो गई ना, वो तो ठीक हो गई। हमने कौन सा इसको भी इशू कर दिया। गलती तो वो होती है जो पिछले सालों की गलतियां हैं, चाहे वो गलती यहां की हो, चाहे वो गलती यहां की हो, चाहे वो गलती यहां की हो, उसे बोलते हैं एरर्स। उसे क्या बोलते हैं? एरर्स, प्रायर पीरियड एरर। मतलब 1 अप्रैल 2021 से 22 में कोई गलती होगी तो गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो गलती तो आपको मिल गई ना। 1 अप्रैल 21 से पहले पहले जो गलतियां हुएंगी उसको बोलते हैं प्रायर पीरियड एरर्स, ठीक है, ओके। क्या बोलते हैं, कुछ क्या होती क्या है, वही होती हैं प्रायर पीरियड एरर्स आर ओमिशंस। कुछ आपने गायब कर दिया है, कुछ ऐसी मिसस्टेटमेंट जो एंटिटी के बुक्स में थी जिसका आप नहीं पता कर पाए, जिसका पता आप कर सकते थे। देखो एरर्स उसी को बोलते हैं जिसका पता आप कर सकते थे बट आप नहीं कर पाए। पता क्यों? क्योंकि सर आपकी गलती है भैया, क्योंकि जिस टाइम वो एरर हुई उस टाइम उसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। जिस टाइम ये एरर हुई, जिस टाइम गलतियां हुई, जिस टाइम आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुई, उस टाइम वो वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। आपकी गलती की वजह से वो एरर पकड़ में नहीं आई, उसे एरर बोल दिया जाता है। एंड वो गलती मिल सकती थी, वो गलती सच एरर इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ मैथमेटिकल मिस्टेक। आपने अकाउंटिंग पॉलिसी गलत लगा दी भाई, गलत लगा दी तो गलत लगाई है ना भैया। अगर गलत कोई चीज लगा दी तो आपका जाएगा एरर्स के अंदर। कोई आपने फ्रॉड कर दिया, कुछ भी कर दिया, सारी मानी जाती हैं प्रायर पीरियड एरर्स। एक चीज ध्यान रखना गाइस, मान लो 2-3 साल पहले आपकी हो रही है एंट्रीज, और इस साल जब आप अपनी बैलेंस शीट तैयार कर रहे हो तो आपको पता लगता है कि यार भैया कि यार गलतियां हो रखी हैं मेरे से। लेकिन सर आपको बाद में ये भी पता लगता है कि जो गलती आपसे हुई ना वो आपकी थी ही नहीं, क्योंकि उस टाइम वो वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी।
उस टाइम वो वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी, आप ना चाहते हुए भी उसको ठीक नहीं कर सकते थे और उसका सारा लॉस आपको इस साल बियर करना पड़ेगा, तो वो एरर नहीं है। एक क्वेश्चन आपको आईसीएआई की बुक में दिया हुआ है टेस्ट योर नॉलेज के अंदर, उसमें यही लिखा हुआ है कि आपके पहले कुछ सेल के डिफेक्ट थे, आपकी वारंटी थी, आपने ये पूरा नहीं किया, वो पूरा नहीं किया, तो उसमें आपको ये बताना है कि भैया नहीं भैया, क्योंकि वो गलती है ही नहीं, क्योंकि जब वो क्योंकि यार वो डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं हमारे पास, हम क्या करते उसमें, रेलिवेंट जो की इंफॉर्मेशन वो थी नहीं हमारे पास। एरर उसको बोलते हैं कि यार गलती हो गई यार आपसे, उसकी इंफॉर्मेशन भी थी और आप उसको ठीक कर सकते थे और आपने नहीं किया, तो दिस इज योर एरर, इसे बोलते हैं प्रायर पीरियड एरर। सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा भैया, ट्रीटमेंट 100% सेम है विद ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसे आप ट्रीटमेंट करते हो अकाउंटिंग पॉलिसी का रेट्रोस्पेक्टिव, वैसे ही एरर्स का ट्रीटमेंट रेट्रोस्पेक्टिव होगा। हाँ जी बच्चा, अगर गलती भी कर दी ना तब भी रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करो भैया उसको, अगर गलती भी हुई है तब भी आपको रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, लेकिन फर्क है, आपको इसमें नाम दे दिया गया रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। आपको बोल दिया गया रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, बस भाई। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो वो क्या होती है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। ध्यान रखना दोनों में फर्क है, अगर कहीं आपको दिख जाए रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन दैट मींस अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं, तब भी ये चीज लगी है। अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कैसे, अकाउंटिंग पॉलिसी में गलती कोई नहीं थी। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है, या तो कोई नया आ गया इंडियस या आपने वॉलंटरली चेंज किया है। और रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट का मतलब है एरर हुई है, रीस्टेटमेंट आप उसको रीस्टेट कर रहे हो। इस इट इंक्लूड्स क्या, अगर आपकी कोई थी करंट, आना चाहिए था करंट के अंदर, डाल रहे हो नॉन करंट के अंदर, हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है बिना बताए क्या बोलती है अगले साल के अंदर, अच्छा अच्छा क्या था, अच्छा सर कहाँ आना चाहिए था, सर करंट के अंदर, डाल कहाँ रहे थे, नॉन करंट के अंदर। चलो काम करो ना, इस साल इसको एडजस्ट कर दो, इसको यहां से हटा के यहां दिखा दो और जो लास्ट ईयर उसको भी चेंज कर दो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं भैया रेट्रोस्पेक्टिव चेंज होगा। चाहे आपको फिगर यहां से ऊपर करनी है, अगर बैलेंस शीट में इंपैक्ट गया छोटा सा भी तब भी चेंज होगा। चेंज का मतलब है ऊपर आपको लिखना पड़ेगा रीस्टेटेड। और वही बात अकाउंटिंग पॉलिसी वाली बात समझाने जा रहा हूं, अगर जो आपका पिछले वाला है पीरियड, उससे पहले वाले पीरियड में कोई इंपैक्ट आ गया तभी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अगर यहां तक कोई इंपैक्ट आया तब नहीं बनेगी, अगर यहां कोई इंपैक्ट आया तब बनेगी। और मान लो एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया हुआ है कि मान लो आप किसी मेटेरियल आइटम को, क्योंकि यहां क्या बोलते हैं एरर वही है जो मेटेरियल है, जो मेटेरियल है ही नहीं वो क्या है, वो क्या हो गया एरर, वो हो ही नहीं सकती एरर। जो आपका जो डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस कर सके वो क्या होती है, मेटेरियल। और वही चेंजेस हैं रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर, ओपनिंग वाला इफेक्ट आपको अदर इक्विटी में लेके आना है, उसके बाद कोई गलती हुई है आपको हर चीज एडजस्ट करनी है, असेट लायबिलिटी जो जहां जाएगा उसको एडजस्ट करना है। और ध्यान रखना इनकम टैक्सेस डिफर्ड टैक्सेस भी यूज करना है, लेकिन वहां आपको लिखना है रीस्टेटेड। रीस्टेटेड कोई ऐसी आइटम थी जो कंटिन्यू 5-6 साल से आप क्या दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो करंट, आनी चाहिए थी नॉन करंट। भैया एक बात बताऊं, अगर ये इस साल आप गलती मिली आपको पता, लास्ट ईयर भी ये चीज थी, पिछले साल भी ये चीज, उससे पहले भी चीज थी, तो भैया आपकी थर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगी रीस्टेटेड। इतना कॉम्प्लिकेट है स्टैंडर्ड्स, इतने अच्छे से ड्राफ्ट किए हुए हैं स्टैंडर्ड्स कि अगर जो क्लासिफिकेशन है नॉन करंट और आपकी जो करंट वाली उसमें भी गलती मिलती है ना, कुछ भी गलती मिलती है तब भी आपको करना पड़ेगा। और अगर गलती आपकी यहां से पार हो गई तब आपको पहले यहां से यहां तक उसका कम्युलेटिवली इंपैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कहां एडजस्ट होगा,
अदर इक्विटी के अंदर। उसके बाद जो इस साल में गलती मिलेगी, इस साल ठीक करना है, वो गलतियां तो गलतियां हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट का मतलब है एरर हुई है आपसे भैया, एरर हुई है और वहां पे डालना पड़ेगा रीस्टेटेड। ठीक है, अब मान लो एक एग्जांपल और कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कोई गलती मिल गई। गलती का मतलब है कि एक्सपेंसेस के अंदर हेडिंग आनी चाहिए थी फाइनेंस कॉस्ट की, और आपने पैसा डाल दिया एक्सपेंसेस के अंदर, और 4-5 साल से गलती होती आ रही है। इस साल आपको पता लगता है कि यार 1000 रुपीज के जो एक्सपेंसेस थे ना यार, वो यहाँ के नहीं थे, वो यहाँ के थे, और हर साल ऐसा होता जा रहा है। तो क्या ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार होगी? सवाल है बस, क्या ओपनिंग बैलेंस शीट होगी तैयार? दिस इज अ क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नहीं तैयार होगी, क्योंकि भैया जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो तो सेम आएगा, और आपको पता है जो इसका बैलेंस है वो कहां जाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है। और रिटेन्ड अर्निंग किसका पार्ट है? रिटेन्ड अर्निंग पार्ट है अदर इक्विटी का। जब बैलेंस शीट में ही कोई इंपैक्ट नहीं गया, जब बैलेंस शीट में इतना सा भी इंपैक्ट नहीं गया, तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी। बट हाँ, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये चीज लिखनी पड़ेगी, रीस्टेटेड, क्योंकि आपकी ही गलती हुई है। सर क्या थर्ड वो बनेगा पीएनडल? थर्ड पीएनडल का तो कोई रूल ही नहीं है, लेकिन इंडियस वन में जाओ, एडिशनली दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन कंपल्शन नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट तभी बनेगी जब ओपनिंग बैलेंस शीट तभी बनेगी भैया जब ओपनिंग में कोई इंपैक्ट आएगा, और बैलेंस शीट्स में कोई ना कोई इंपैक्ट आना चाहिए। अगर इंपैक्ट गया सारा पीएनडल में और प्रॉफिट एंड लॉस सेम है, ओसीआई भी सेम है, तब बैलेंस शीट नहीं बन सकती ओपनिंग, क्योंकि कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, अगर बैलेंस शीट में आपको लगता है कोई हेडिंग भी ऊपर नीचे है और उसका इंपैक्ट आपका ओपनिंग में भी आ रहा है, तब भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये था आपका सारा का सारा इंड एस 8, टोटल का टोटल इंड एस 8। रीस्टेटिंग एरर्स, कोई भी एरर हो सकती है, समझ गए? अब बारी है एक छोटे से ब्रेक लेने की, फिर हम उसके ब्रेक के बाद विल सोल्व इंडियस 8 क्वेश्चंस फ्रॉम आईसीआई बुक। 2-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए गाइस।